नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में और स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई महाशक्तियों के बीच का संकट, उनके बीच की मुठभेड़ लंबे समय तक खौलती रहे। ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिल रहा है यूक्रेन के मामले में, जहां रूस के यूक्रेन को सैनिक हस्तक्षेप की संभावना के कारण अमेरिका और रूस के बीच में मुठभेड़ की आशंकाएं बढ़ने लगी हैं और एक काली छाया वैसी पूरे इस क्षेत्र पर पड़ रही है जैसी शीत युद्ध के दौर में सबसे विस्फोटक संकट के दौर में, मसलन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौर में सामने आई थी। जब ये लगता था कि तनाव शैथिल्य के बाद, तब तक तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया इसके बाद ही शुरू हुई थी कि यदि दो महाशक्तियां अपने बीच विवादों के निपटारे के लिए राजनयिक संवाद का उपयोग नहीं करती हैं तो सर्वनाशक मानव जाति के लिए कोई संकट उपस्थित हो सकता है, परमाणु युद्ध का। और ऐसा लग रहा है कि भले परमाणु युद्ध की संभावना इस समय नहीं दिख रही है, मगर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद यूरोप में कोई ऐसा सैनिक संघर्ष, बड़ी मुठभेड़ जिसमें नागरिकों की जाने जाए, कि जान माल की बड़े पैमाने पर क्षति हो, ऐसा कोई युद्ध या ऐसा कोई संघर्ष नहीं हुआ था। ये संघर्ष बड़ी शक्तियों के परोक्ष युद्ध के रूप में अन्यत्र हुए हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में, मध्य पूर्व में, मगर पहली बार ये संभावना, ये चिंता, ये संकट आज लग रहा है यूक्रेन में कि ये मुठभेड़ हो सकती है। इसके कारण क्या है कि रूस ने 1 लाख से अधिक सैनिकों को जमा किया है यूक्रेन की सरहद पर और उन्होंने लगभग इतनी बड़ी संख्या पे अपने सैनिक तैनात किए हैं बेलारूस में, जो उत्तर की तरफ से यूक्रेन की सरहद पर दबाव डाल सकते हैं। और लोगों को लगता है कि जो यूक्रेन का पूर्वी भाग है, जो दोनबास का प्रदेश है, जिसके और जो पूर्वी जिले हैं वो लगभग स्वायत्त हैं मिन्स्क समझौतों के बाद से, और जहां अधिकांश आबादी रूसी मूल के, स्लाव मूल के रूसी भाषियों की है, जो चाहते हैं जनमत में रूस के साथ मिलना। कुछ लोगों का मानना है कि रूस उनको प्रोत्साहित कर रहा है, सहायता देता है, छापामारी के लिए प्रशिक्षित करता है, ताकि वो बागी केंद्रीय सरकार को यूक्रेन के निरंतर चुनौती देते रहें और क्रमशः यूक्रेन की सरकार बाध्य हो उनकी जो यथार्थ में स्वाधीनता है उसको एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता स्वाधीन देशों के रूप में मिल जाए और वो फिर रूस के साथ जुड़ जाए। ये एक पक्ष है। मगर यह संकट चूंकि 5-6 साल से चला आ रहा है, जब से रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया है, तो लोग सोचते हैं कि आखिर रूस का, पुतिन का उद्देश्य क्या है, वो चाहते क्या है यूक्रेन में। क्योंकि आज ये संभव नहीं है कि यूक्रेन जो बिल्कुल अलग हो चुका है उनसे, अपना अलग जनतांत्रिक मार्ग चुन चुका है, नाटो का सदस्य बनना चाहता है, यूरोपियन समुदाय का सदस्य बनना चाहता है, कैसे उसको इतने वर्ष बाद, सोवियत साम्राज्य के विघटन के बाद पुतिन वापस रूस में मिला लेंगे। ये थोड़ा कठिन है कि बेलारूस कभी उनसे अलग नहीं हो पाया था और जो मध्य एशियाई गणराज्य हैं वहां भी उनका प्रभाव लगभग अक्षत रहा है। मगर चाहे वो जॉर्जिया हो, जहां बगावत का तेवर उन्हें झेलना पड़ा है, और जहां यूक्रेन हो, ये एक लंबी तनातनी चल रही है। कुछ सैनिक विशेषज्ञ हैं, उनको लगता है कि रूस की कोई इच्छा यूक्रेन पर कब्जा करने की नहीं है, पर उनका सीमित सामरिक उद्देश्य ये है कि यूक्रेन इतना कमजोर हो जाए, इतना उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए, वहां सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो जाए, तो उन्हें झक मारकर ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि अब पश्चिमी यूरोप में उनकी भागीदारी नहीं हो सकती। उनको एकमात्र शरण देने वाला, मदद देने वाला, जैसा बेलारूस को बाद में एहसास हुआ, सिर्फ रूस बचता है और उन्हें पुतिन के कहे अनुसार ही अपना आचरण, अंतर्राष्ट्रीय आचरण करना पड़ेगा। दूसरे ऐसे सैनिक विशेषज्ञ हैं जिनका मानना है कि नहीं, उनके सीमित सैनिक उद्देश्य यूक्रेन में हैं। वो चाहते हैं कि दोनबास वाला जो प्रदेश है, जो उत्तर पूर्व की ओर है, वहां से एक सक्रिय 300 किलोमीटर लंबी एक जमीनी पट्टी वो अपने नियंत्रण में कर लें, जो उनको क्राइमिया से जोड़ती हो और उनको निर्भर न रहना पड़े यूक्रेन की कृपा पर। वहीं एक नदी के पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो अज़ोव सागर की ओर जाता है, उस बंदरगाह पर भी रूसियों की निगाह है। अब दो ये अलग अलग सामरिक और सैनिक विश्लेषण हमको सेना के बारे में देखने को मिलते हैं।
कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सीधे कोई आक्रमण करने की जरूरत पुतिन को नहीं होगी। यदि वो बागियों को इस बात के लिए उकसा सकते हैं तो वो जो छापामारी वाला संघर्ष शुरू होगा, जिसको जन मुक्ति संग्राम का नाम दिया जा सकेगा, और उसमें यदि कोई रूसी सैनिक हताहत होते हैं या वहां से किसी अस्त्र का प्रयोग रूस के खिलाफ किया जाता है, तो रूस उस बहाने हस्तक्षेप इस क्षेत्र पर अपना कब्जा करने पर इसको काट कर अलग करने के लिए कर सकता है। तो 3 सामरिक चुनौतियां, 3 सैनिक उद्देश्य हमको देखने को यहां मिलते हैं। मगर हाल के दिनों में जो तनाव निरंतर बढ़ा है उसके कुछ और कारण भी हैं। एक कारण तो यह है कि पुतिन ने लगभग धमकाने वाले अंदाज में अल्टीमेटम प्रकट किए थे कि नाटो किसी को सदस्य नहीं बनाएगा, यूरोपीय समुदाय किसी को सदस्यता नहीं देगा, नाटो अपने सैनिकों को रूस की सरहद पर तैनात नहीं करेगा, जो पूर्वी यूरोप के देश हैं जो बिल्कुल रूस की सरहद से जुड़े हैं वहां अपने सैनिकों को तैनात नहीं करेगा। अब ये तर्क एक दोहरे मानदंडों वाला है। रूस का यह भी कहना था पुतिन का कि यहाँ एक लाल रेखा है जिसको पार करने का खतरा पश्चिम को नहीं उठाना चाहिए। उसी तरह पश्चिम ने लाल रेखा, रेड लाइन का जिक्र तो नहीं किया, मगर उन्होंने कहा कि रूस को भी इतनी बड़ी तादाद में अपने सैनिक यहाँ तैनात नहीं करने चाहिए। पुतिन का उत्तर यह है कि यदि रूस अपने सैनिकों को अपनी सीमा के भीतर संप्रभु देश की तरह कहीं भी तैनात कर सकता है तो उसमें बाहर वालों को कुछ बोलने का अधिकार क्या है। मगर जब पुतिन ये दर्ज करते हैं, अपना तर्क देते हैं, तब वो ये भूल जाते हैं कि यही तर्क दूसरे पक्ष पर भी लागू होता है। जिन लोगों ने नाटो के सैनिकों को अपने राज्य में आने दिया है और अपनी सरहद पर तैनात करने दिया है अपनी सुरक्षा के लिए, उनका कहना है वो भी तो संप्रभु देश हैं। पोलैंड हो, हंगरी हो, बुल्गारिया हो, रोमानिया हो, और वो नाटो के सदस्य हैं, यूरोपियन समुदाय के सदस्य हैं। वो यदि अपने किसी संधि मित्र की सेना को संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने देश में जहां चाहे वहां अपनी सुरक्षा के लिए तैनात करते हैं, तो रूस इसमें बीच में बोलने वाला कौन होता है। यहां 2-3 पक्ष और हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल में जो वक्तव्य दिए हैं उससे कहीं ना कहीं ये संकेत उनके संधि मित्रों को यूरोप में गया है और यूक्रेन को भी गया है और रूस को भी गया है, जिससे गलतफहमी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि रूस का सैनिक हस्तक्षेप या सैनिक आक्रमण यूक्रेन में किस तरह का होता है, और जैसे यदि उसका पैमाना छोटा होता है तो हमारा जवाबी प्रत्युत्तर भी जो है वो उतना हिंसक नहीं होगा, मगर यदि वो बड़ा आक्रमण होता है तो हमको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो रूस के लिए असहनीय होंगे और भविष्य में उसके लिए बहुत नुकसानदेह होंगे। अब ये 2-3 चीजें हैं जिनको सोचना, जिसने गलत संदेश दिया, तत्काल एक ही दिन बाद अमेरिकी प्रशासन को ये सफाई पेश करनी पड़ी कि बाइडेन गलत समझे गए हैं, उनका कहने का मतलब ये नहीं था। वो तो एक तरह से ये दिखा रहे थे कि किस तरह का घटनाक्रम भविष्य में संभव हो सकता है। वो जो समर्थन यूक्रेन को दे रहे हैं वो अडिग है और वो रूस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी यदि उसने कोई ऐसा कदम उठाया। अब वो बहुत बड़ी कीमत क्या हो सकती है? एक तो बार बार अमेरिका और पश्चिमी उसके संधि मित्र ये कहते हैं कि रूस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, मगर रूस पर आज तक जितने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका कोई खास फर्क रूस के मिजाज पर नहीं पड़ा है। अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ सकता है, मगर जब तक रूसी तेल गैस संपदा जुड़ी है पश्चिमी यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के साथ, वो इस मामले में लगभग निश्चिंत है कि बहुत देर तक जर्मनी भी नॉर्ड 2 स्ट्रीम को खारिज नहीं कर सकता है। और एक बार जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन अपना चुनाव दोबारा लड़ते हैं और जीतते हैं, जिसकी संभावना नजर आती है, तो उनके लिए कड़े कट्टरपंथी तेवर अपनाना रूस के विरुद्ध जरूरी नहीं रहेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, इन दोनों देशों ने एक से अधिक बार ये बात मुखर कर दी है कि वो अपनी स्वाधीन नीति राजनयिक और सामरिक रूस के बारे में निर्धारित करना चाहते हैं, क्योंकि शायद संयुक्त पूरे यूरोपीय समुदाय की नीति करना संभव न हो। कई मतभेद यूरोप की बड़ी ताकतों में और पोलैंड में और हंगरी में हैं, कभी कहीं मानवाधिकारों के प्रश्न को लेकर, कहीं जनतंत्र के हनन को लेकर, कहीं स्वाधीनता को लेकर, कहीं धर्मनिरपेक्षता को लेकर, मगर कहीं शरणार्थियों को लेकर। मगर कुल मिलाकर फ्रांस और जर्मनी आज इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो अमेरिकी कहे अनुसार ही रूस के प्रति आचरण करेंगे। दूसरे, अमेरिका क्या और बड़े कदम ले सकता है? ये कहा गया है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय की बैंकिंग की स्विफ्ट की प्रणाली है उससे रूस को बहिष्कृत कर देंगे। मगर क्या ये रूस को बहिष्कृत करना वैधानिक रूप से ठीक होगा, कानूनी रूप से उचित होगा, गैर कानूनी तो नहीं होगा?
जो संधियों पर आधारित वित्तीय बैंकिंग प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय, क्या ये वो खुद इसके साथ तहस नहस नहीं हो जाएगी? उससे बड़ी बात यह है कि यदि डॉलर की व्यवस्था से रूस को बाहर किया जाता है तो रूस को बाध्य होकर वो जो पूर्वी यूरोपीय साझा बाजार या मुक्त व्यापार का क्षेत्र है उसके विकास के लिए कदम उठाने होंगे। और अभी भी जो आज रूस और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और रूस और चीन ही नहीं, ईरान भी उसका हिस्सा बनता जा रहा है, तो अमेरिकी आर्थिक निषेधों प्रतिबंधों के बावजूद तेल गैस के खरीद फरोख्त आयात निर्यात के मामले में रूस, ईरान और चीन का एक त्रिकोण सामने उभर कर आ रहा है। और ये त्रिकोण सिर्फ यही कारगर नहीं है यूरेशियाई भूभाग में या मध्य एशिया में, वो दक्षिणी अमेरिका के तट पर पेरू, वेनेजुएला आदि तक की हिस्सेदारी उसके साथ होती है। तो यदि आप देखें तो आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बहुत ज्यादा संभावना, और ज्यादा कड़े प्रतिबंधों को लगाने की संभावना नहीं हो सकती है। हाँ, ये सैद्धांतिक तौर पर कहा जा सकता है कि अमेरिका पुतिन या उसके करीबी उनके दरबारियों, सहयोगियों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं, मगर यदि ऐसा होगा तो रूसी भी कहीं ना कहीं प्रतिरोध कर सकते हैं। उस प्रतिरोध के दो तरीके हमको नजर आने लगे हैं। एक तो एक युद्ध का नया तरीका विकसित हो रहा है, साइबर युद्ध का, जिसमें कोई सैनिक कहीं आक्रमण नहीं करता है, मगर कंप्यूटरों के माध्यम से सेंधमारी भीतरघात प्रतिद्वंदी के सूचना तंत्र पर लगाई जाती है, जिससे उसकी सैनिक सामरिक सुरक्षा भी बाधित होती है, उसकी ऊर्जा सुरक्षा भी बाधित होती है, उसकी खाद्य सुरक्षा भी बाधित हो सकती है, वहां राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म दिया जा सकता है। ऐसा आक्षेप रूस पर पहले लगाया जा चुका है कि राष्ट्रपति चुनावों से लेकर, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, और तब भी यूक्रेन के साथ संबंध अमधुर इसलिए हुए थे कि ट्रंप की कोशिश ये थी कि यूक्रेन इस तरह की गवाही उनके पक्ष में दे ताकि वो बाधा मुक्त हो सके। मगर कुछ ही साल पहले कुछ ऐसे साइबर हमले अमेरिका की गैस कंपनी में हुए थे, जिससे तेल गैस प्रचुर संसाधनों वाले कैलिफोर्निया जैसे प्रदेश में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया था। तो इस तरह का हमला कभी भी अमेरिका के बैंकों पर, उसके इंटरनेट के संसाधनों पर हो सकता है। तो अमेरिका को इस बारे में खबरदार रहना पड़ेगा। अभी हाल बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर इस तरह का साइबर हमला हुआ है। जाहिर है कि रूसियों ने इस बात को नकार दिया है कि वो इसके लिए जिम्मेदार है, मगर उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि कुछ ऐसे निजी साइबर तस्कर थे, अपराधी थे, साइबर आतंकवादी थे, जिनको उन्होंने अमेरिका की शिकायत मिलने पर रूस में गिरफ्तार किया है। तो क्या ये एक सद्भावना की पेशकश है, सद्भावना का दिखावा है, सुलह की पेशकश है? नहीं, या ये चेतावनी है कि हमने कुछ लोगों को तो गिरफ्तार किया है, मगर इससे कहीं बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे तस्कर, अपराधी, आतंकवादी हैं जिनको हम बिना कोई जिम्मेदारी स्वीकार किए आपकी तरफ छोड़ सकते हैं। और जिसे अंग्रेजी मुहावरे में डॉग्स ऑफ वॉर कहते हैं, वो ऐसे खुखार जानवर होंगे जो आपकी व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे, और जिनका सीधा उत्तरदायित्व, आक्षेप आप हमारे ऊपर नहीं लगा सकेंगे। ये पक्ष है। इसके साथ साथ पश्चिम ने अपनी तरफ से ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश की है। कनाडा ने कुछ हजार टुकड़ियां, सैनिक टुकड़ियां यूक्रेन में भेज दी हैं। ब्रिटेन ने बड़ी मात्रा में टैंकों को ध्वस्त करने वाले आत्मरक्षात्मक हथियार यूक्रेन को दिए हैं। फ्रांस ने बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता भी दी है और प्रशिक्षक भी भेजने की पेशकश की है। तो नाटो के कुछ अधिकारी भी वहां जा रहे हैं, और यूक्रेन के साथ अपना समर्थन दिखाने को बारंबार अमेरिकी विदेश सचिव वहां पहुंचते हैं, वो अपनी वार्ता जारी रखते हैं। और कुछ लोगों को संतोष इस बात से है कि कम से कम ये राजनयिक वार्ताएं जारी तो हैं, ये टूटी तो नहीं, इनमें विघ्न तो नहीं आया है। मगर जहां तक रूस का प्रश्न है, उसके लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। अनेक रूसियों का मानना है कि पुतिन अपना ध्यान अपनी आंतरिक आर्थिक समस्याओं पर काबू पाने की असमर्थता से हटाने के लिए यूक्रेन में एक बाहरी शत्रु को देख रहे हैं। साथ ही उनका शायद प्रयास ये भी है कि यदि वो पलक झपकाने के लिए पहले अमेरिकनों को मजबूर कर दें, तो उन पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं उनको हटाने के लिए वो बात आगे बढ़ा सकते हैं। मगर रूस के तेवर निरंतर मुठभेड़ के हैं, वो सीरिया में हो, वो मध्य पूर्व में अन्यत्र कहीं हो। और ये उन्होंने हाल में जो संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास किए हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं चीन के साथ, ईरान के साथ मिलकर, उनसे उन्होंने पश्चिम को यह साफ साफ संकेत दिया है कि क्या पश्चिम उनकी अनदेखी कर सकता है, उनके अल्टीमेटमों को अनदेखा कर सकता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्ष को झुकना पड़ेगा और थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। कई विश्लेषकों का मानना है कि दोनों ही पक्ष कुछ देर और
इस तरह की जिच की स्थिति चलने के बाद समझौता कर लेंगे, क्योंकि कई और परामर्श साथ साथ चल रहे हैं। ईरान के साथ परमाणविक संवाद चल रहा है, जिसमें अमेरिका और रूस लगभग एक तरफ अभी हाल तक दिखाई देते थे। मध्य पूर्व में, सीरिया में ईरान और रूस एक तरफ दिखलाई दे रहे हैं, तो उसका क्या भविष्य आने वाले दिनों में होगा, ये एक अलग वार्ता आगे चल रही है। सबसे बड़ी बात लोगों को लगता है कि रूस कितना सफल यूक्रेन में होता है, इसका एक महत्वपूर्ण सबक हमको देखने को मिलेगा। सबक दुनिया सीखेगी, चीन सीखे न सीखे। चीन उसका क्या अर्थ निकालता है ताइवान के संदर्भ में। यदि धीरे धीरे मनोबल कमजोर कर यूक्रेन का, धीरे धीरे उसके टुकड़ा टुकड़ा कर उसे असमर्थ करने में समर्थ होता है रूस, तो चीन क्या प्रत्यक्ष सैनिक आक्रमण की बात सोचेगा? क्योंकि जब तक दुनिया का ध्यान बटा है, एक और यूक्रेन में, एक और ताइवान में, तो अमेरिका के लिए सारे मोर्चों पर एक साथ हस्तक्षेप या एक साथ दंडित करना या प्रतिरोध करना अपने प्रतिद्वंदियों का संभव नहीं है। ये सारी चीजें यूक्रेन के घटनाक्रम के साथ जुड़ी हैं, जो हमें याद दिलाती हैं शीत युद्ध के सबसे विस्फोटक संकटों की। सौभाग्य से उस समय किसी भी संकट का सर्वनाशक विस्फोट नहीं हुआ था, और हम आशा करते हैं कि इस बार भी राजनयिक संवाद से इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकेगा। हालांकि अभी फिलहाल इसके आसार बहुत कम नजर आते हैं। दुनिया का ध्यान चीन के आर्थिक विकास की दर पर काफी समय से अटका हुआ है। लोगों को लगता था कि कोविड के विस्फोट के बाद, इस महामारी की चपेट में आने के बाद दुनिया के और देशों की तरह चीन की अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगी। विडंबना यह है और आश्चर्यजनक बात यह है कि चीन ने जब अपनी आर्थिक विकास की दर घोषित की, तो वो पिछले वर्ष 8.1% रही है, जो दुनिया के किसी भी और देश की आर्थिक विकास दर से कहीं आगे है। हाँ, हालांकि भले ही हाल के वर्षों में चीन की जो आर्थिक विकास दर रही है, उससे ये कम है। पिछले वर्ष की अंतिम तिमाही में ये विकास दर 4% की थोड़ा नीचे आ गई थी, प्रत्याशित विकास दर से कम रही है, मगर कमोबेश ये विकास दर भी दुनिया के अन्य देशों की विकास दर से आगे ही है। अर्थात चीन ने अपने आर्थिक विकास को अक्षत रखा है, अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दर, व्यापार का पैमाना बढ़ाया है ये पिछले वर्ष में 1 खरब अमेरिकी डॉलर उसके इजाफा हुआ है उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, और उसका संतुलन लगभग आधा खरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा चीन के पक्ष में रहा है। और विचित्र बात तो यह है कि चीन के साथ सैनिक मुठभेड़ होने के बावजूद, लद्दाख में प्रतिस्पर्धा गर्म होने के बावजूद, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के साथ भी उसके पैमाने में, उसके आर्थिक व्यापार के पैमाने में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो विद्वानों का, कुछ अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था 2 समानांतर रेखाओं पर, 2 पटरी की तरह चलती है, जिनमें एक पटरी की एक हिस्सा तो वो है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा है, जिसमें चीन निरंतर सफल है, तेजी से चल रहा है। मगर जो दूसरा पटरी का हिस्सा है, जो आंतरिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, वो उसमें चीन को संकट का सामना करना पड़ रहा है। और जाहिर है कि कोई भी रेलगाड़ी तभी चल सकती है जब पटरी के दोनों तरफ उसके पहिए समान गति से चल रहे हों। इसके कुछ दर्शन देखने को हमें मिले थे जब एवरग्रांडे नाम की जो रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करने वाली, निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी चीनी कंपनी थी, वो अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ रही थी, और अंततः चीनी बैंकों को उसको बचाने के लिए कुछ योगदान देना पड़ा था। इसी तरह की स्थिति तब थी जो कुछ बहुत ही दुस्साहसिक अलीबाबा, जैक वाली कंपनी के मालिक थे, जैक मा जैसे, जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते नजर आ रहे थे, तो उनके पर कतरने का काम भी शी जिनपिंग की सरकार ने किया था। तो कहीं ना कहीं शी जिनपिंग इस बात को मानने के लिए बाध्य हुए हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी और आर्थिक विकास की में साझेदारी, लाभ में सबकी साझेदारी बेहद जरूरी है। चीन ने जितनी तेजी से आर्थिक प्रगति की है, उसका एक नतीजा क्षेत्रीय असंतुलन हुआ है, एक नतीजा जनता में कुछ असंतोष भी है, और कहीं ना कहीं अब चीन को यह बात स्वीकार करनी पड़ रही है कि तेज आर्थिक विकास दर ही काफी नहीं है, आर्थिक व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय पैमाना बड़ा होना ही बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कोई तालमेल भी होना चाहिए। अब 2 बातें और उल्लेखनीय हैं। शी जिनपिंग ने हाल ही के दिनों में ये घोषणा भी की है कि चीन कोविड को बिल्कुल
बर्दाश्त नहीं करेगा। बाकी सारी दुनिया ये कह रही है कि हम लोगों को आदत डालनी पड़ेगी कोविड के साथ रहने की, मगर उनका कहना है, शी जिनपिंग के चीन का, जीरो टॉलरेंस ऑफ कोविड। तो इसका एक हमको लक्षण देखने को मिला कि जब एक बड़े शहर में जहाँ की आबादी लगभग 14 लाख लोगों की थी, कुछ ओमिक्रॉन का संक्रमण दिखा तो उन्होंने पूरे शहर को ही लॉकडाउन कर दिया और हर व्यक्ति की जांच होने लगी, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेके भारत की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तक का कहना है कि हर व्यक्ति की जांच संभव नहीं है। यथार्थवादी व्यावहारिक तरीका यही है कि जांच कम कर दी जाए, लोग अपने को घरों में रखें, अस्पताल में भर्ती कम हो, मौत की दर कम हो। मगर चीन इसके विपरीत आचरण करता नजर आ रहा है। पश्चिमी देश भी हैं, जो चाहे आयरलैंड हो, चाहे स्कैंडिनेविया के देश हों, चाहे ब्रिटेन हो, धीरे धीरे इस बात को मानने को मजबूर हैं कि अगर आर्थिक क्रियाकलाप आबाद चलना है तो हमें कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा। मगर चीन की नीति इसकी बिल्कुल विपरीत लगती है। मगर क्या ये हम मान सकते हैं कि चीन एक तानाशाही वाला देश है, वो अपने जनता को अच्छी तरह निगरानी में रख सकता है, वो लॉकडाउन लागू भी कर सकता है। उसने अतीत में भी लॉकडाउन वुहान आदि में इस तरह का लागू किया था। शुरू में कुछ कोताही उसने बरती थी, मगर जब एक बार ये वैश्विक महामारी फैली तो उसने वैक्सीन बनाने से लेकर टीकाकरण से लेकर लोगों को घरों में बिठाने तक का काम किया। मगर क्या ये काम अनवरत काल तक चल सकता है? पिछले साल में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा हो सकता है, मगर यदि ये नीति आज जारी रहती है तो 6 महीने बाद, साल भर बाद, क्या इसका प्रभाव चीन की अर्थव्यवस्था में, आंतरिक अर्थव्यवस्था में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी नहीं पड़ेगा? आंतरिक अर्थव्यवस्था यदि बहुत स्वस्थ नहीं है तो वो फैक्ट्रियां जहां से निर्यात के लिए उत्पादन होता है कैसे आबाद अपना काम कर पाएंगी? और यदि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करने वाले कर्मचारी लॉकडाउन का शिकार होते हैं, वो अपनी फैक्ट्रियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस आंतरिक असमर्थता का, असहजता का कुछ न कुछ असर निश्चित रूप से चीन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ेगा। अभी तक इस बात के कोई लक्षण नहीं है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दौरान जो चीन ने व्यापक निवेश किया था उसमें से कितना निवेश वास्तव में हुआ है, कितना बाकी है, कितना निर्भर इस बात पर करता था कि जो देश उसके सहयोगी थे उनका अंशदान कितना होगा। मगर चीन की अर्थव्यवस्था को देखकर जो लोग ये सोचते थे कि इसका सामरिक या आर्थिक लाभ भारत को होगा, उनको दोबारा सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि अब तक इस बात के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं कि चीन जब कार्बन ईंधनों से सतत हरित ऊर्जा की ओर जाएगा तो क्या इसके कारण उसके आर्थिक विकास की गति मंद होगी। मगर चीन ने अपने को जितने क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाया है वो सिर्फ सैनिक साज सामान का उत्पादन नहीं है, वो वैज्ञानिक उपकरण नहीं है, वो दूसरे देशों की ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए जो उपभोक्ता सामग्री होती है या जो बीच के इंटरमीडिएट उत्पाद होते हैं जिनके बिना दूसरे देश अपनी आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी पर नहीं ला सकते हैं, वो क्षमता चीन की आज भी भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा है। हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके संबंध बाधित हुए हैं, मगर उसकी आर्थिक संबंधों पर कोई प्रभाव आसियान के साथ उसके रिश्तों पर नहीं पड़ा है। तो हमको ये गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम ये सोच सोच कर नाहक खुश न हो कि चीन की अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त है या होने वाली है। इस बात की संभावना अधिक प्रबल है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में थोड़े कष्ट के साथ ही, थोड़े दमन उत्पीड़न के साथ ही सफल होगा। और इसके बाद हमारे सामने ये चुनौती बची रहेगी कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से स्वस्थ निरापद रख सकते हैं। और इस साथ ही साथ हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि चीन की सैनिक चुनौती जमीन पर और समुद्र पर हमारे लिए आने वाले दिनों में बरकरार रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के छात्रों और विशेषज्ञों का ध्यान पिछले हफ्ते अटका रहा है ईरान के राष्ट्रपति रईसी की रूस यात्रा पर। ये यात्रा किसी ईरानी राष्ट्रपति की रूस की 5 साल बाद हुई है और इस बीच बहुत कुछ घटा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिसने प्रभावित किया है ईरान को और रूस को भी, और उनके हितों का एक सन्निपात होता नजर आ रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये यात्रा शाही यात्रा थी, ये सिर्फ प्रतीकात्मक थी, ये रस्म अदायगी थी, कोई खास सार इसका नहीं था। मगर दूसरी ओर कुछ विश्लेषकों का मानना है ये सामरिक महत्व की यात्रा थी, ये राजनयिक महत्व की यात्रा थी और हम जो देख रहे हैं उससे कहीं अधिक इस यात्रा के दौरान ईरान ने हासिल किया है।
जो सार्वजनिक विज्ञप्तियां प्रकाशित हुई हैं उसमें कहा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण सामरिक सैनिक सौदों पर हस्ताक्षर होने की बातचीत हुई है, उनका मसौदा तैयार हुआ है। 20 वर्ष के एक सहकार की, सामरिक सहकार की, घनिष्ठ सहकार की कार्यक्रम की परियोजना तैयार की गई है। इनके ब्यौरे नहीं दिए गए और जाहिर है कि सारे ब्यौरे दिए भी नहीं जाते, मगर जो बात सामने आई है उसमें 2 बातों की ओर ध्यान दिलाना जरूरी है। इस समय ईरान एक बहुत ही जटिल संवाद, राजनयिक संवाद में व्यस्त है पश्चिम के साथ, जो उसके परमाणविक ऊर्जा के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। उस कार्यक्रम में जहां परमाणविक अस्त्रों के अप्रसार की बात है, रूस और पश्चिमी दुनिया एक पक्ष में थे। जब ओबामा के कार्यकाल में समझौता हुआ था तो तब लोगों का मानना था कि ईरान ये करार दे रहा है, ईरान वचन दे रहा है कि वो परमाणविक अस्त्र नहीं बनाएगा और उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे और उसको परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण विकास के लिए सहायता दी जाएगी। उसके ऊपर बड़ी सतर्क निगरानी की जाती रही है और जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी है, उनका एजेंसी है, उनका ये मानना है कि कुछ भी ऐसा तेहरान नहीं कर रहा है जिससे बात पता चले कि उसकी नीति में कोई परिवर्तन हुआ है। हाँ, परमाणविक ईंधन के एनरिचमेंट की जो बात होती है उसको ईरान करने को बाध्य हुआ है, क्योंकि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणविक कार्यक्रम को ध्वस्त करने की जो कोशिश आतंकवादियों के द्वारा इजराइल ने की है या ईरान के भीतर जो एजेंट पश्चिमी शक्तियों के हैं उन्होंने भीतरघात की है, उसको देखते हुए ईरान को ये लगता रहा है कि उसके पास एक ही ऐसा प्रतिरोध का साधन है कि जब तक वो ये प्रदर्शित करे कि उसके पास परिष्कृत परमाणविक टेक्नोलॉजी है, तब तक पश्चिम हो या दुनिया का कोई और देश उसके ऊपर हमला अचानक करने की कोशिश नहीं कर सकता। अनेक ऐसे ईरानी परमाणविक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बात साफ साफ कही कि 1 एटम बम, 2 एटम बम, 5 एटम बम बनाने से कुछ नहीं होता। ये परमाणविक शस्त्र संपन्न देश होने के लिए आपके पास प्रक्षेपास्त्र होने चाहिए, आपके पास एक जखीरा परमाणविक अस्त्रों का होना चाहिए और आपके पास एक परमाणविक अस्त्रों के उपयोग की रणनीति, स्ट्रेटेजी, समर नीति होनी चाहिए, जो डॉक्ट्रिन से कहते हैं, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होनी चाहिए, जिसके आधार पर आतंक का संतुलन स्थापित होता है। अब यहां पर जो बात रईसी की रूस यात्रा के साथ जुड़ती है कि रूस क्या आज ये महसूस कर रहा है कि जिस तरह के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना लगाकर उसको पंगु बनाने की या अक्षम बनाने की कोशिश पश्चिमी दुनिया करती रही है, वैसा ही वह ईरान के साथ कर रहा है। और क्या इस समय हम दोनों के सामरिक हित यह नहीं है कि हम एक दूसरे की सहायता करें और जो कुछ इन आर्थिक प्रतिबंधों में बाहर निकलने के छोटे से दरवाजे, खिड़कियां खुले हैं, उनका लाभ उठाकर एक दूसरे की मदद न करें। जहां तक सैनिक सामान की खरीद फरोख्त का सवाल है, उसके साथ एक और जटिल प्रश्न जुड़ा है। यदि रूस तैयार हो भी जाता है महंगे हथियार बेचने के लिए ईरान को, प्रक्षेपास्त्रों या परिष्कृत एंटी मिसाइल प्रतिरोध S-400 वाली क्षमता वाली बैटरियां हों, क्या ईरान के पास ऐसे संसाधन हैं कि वह इनकी कीमत चुका सके? क्या जो ईरान की जनता है वो इस बात को स्वीकार करेगी कि रईसी अपनी नीतियों में प्राथमिकता दे रहे हैं सैनिक साज सामान की खरीद को, जबकि उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए प्राण रक्षक औषधियों की खरीद, आयात की, खाद्यान्न के आयात की, महंगाई पर काबू पाने की, संरचना ढांचे में सुधार की और कट्टरपंथी को धीरे धीरे घटाकर जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप ईरान पर लग रहे हैं उनका सार्थक प्रतिकार करने की। तो 2-3 चीजें हैं ये जिनको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि ईरान संसार के प्रमुख तेल उत्पादक निर्यातक देशों में है, तेल, गैस, ऊर्जा का बड़ा भंडार उसके पास है। इस समय आर्थिक प्रतिबंधों के कारण वो लगभग पंगु बनाया जा चुका है, मगर उसकी मदद जो राजनीतिक शक्तियां कर रही हैं वो रूस और चीनी है, जिनकी मदद से वो प्रकारांतर से अपने कुछ तेल का, गैस का निर्यात कर पा रहा है, कुछ रूस को, कुछ चीन को, कुछ दक्षिणी अमेरिकी देशों, वेनेजुएला आदि के साथ उसने एक भूमिका इन 2 देशों की मदद से बनाई हुई है। अब अगर दीर्घकालीन दृष्टि से हम देखें तो कुछ हो या न हो, शक्ति प्रदर्शन करना इन देशों की तिकड़ी ने शुरू कर दिया है। हाल ही में रूस, चीन और ईरान के सैनिक युद्धाभ्यास हुए। उत्तरी
भाग में हिंद महासागर के, जहां से 1000 किलोमीटर दूर से प्रक्षेपास्त्र लगा फेंका गया एक निशाने पर जो रूस की भूमि पर था, उसे नष्ट किया जा सका। जो पनडुब्बियों से इस प्रक्षेपास्त्र को भेजा गया था, जो परमाणु पनडुब्बियां नहीं थी, डीजल और बिजली से चलने वाली थी, मगर कई हवाई जहाज़ों के स्क्वाड्रन वहाँ थे, कई जंगी जहाज वहाँ थे। तो कहीं ना कहीं ईरान, रूस और चीन ने दुनिया को ये संकेत स्पष्ट दे दिया है कि एकाएक कोई नाटकीय परिवर्तन उनके रिश्तों में हो या न हो, आज वो तीनों एक खेमे में हैं। उनके शत्रु उनको बैरी एक से दिख रहे हैं और उनको अपने हितों का सन्निपात एक सा दिख रहा है। अब हाल के दिनों में जो संकेत ईरान ने अन्यत्र दिए थे, वो सीरिया में असद को उनकी गद्दी पर बनाए रखने के लिए सहायता देने वाला हो, या वो हाउदी बागियों को सहायता देकर हमला करना हो अमीरात पर या सऊदी अरब के संयंत्रों पर, तो कहीं ना कहीं ईरान को अनदेखा कोई भी शक्ति नहीं कर सकती है। ईरान के ऊपर जो दबाव का सबसे बड़ा कारण है, दुर्भाग्यवश वह इजराइल है, जो इजराइल को लगता है कि वो ईरान को अपना जानलेवा शत्रु मानता है, लगातार दबाव डालता है अमेरिका में सक्रिय यहूदी मीडिया, सक्रिय यहूदी सांसदों, कांग्रेसमैन के द्वारा कि इसको रोका जाना चाहिए, और बार बार ये भी धमकी देता है यदि कोई उसकी सहायता नहीं करेगा तो वो पहली बार ही अपने बचाव के लिए आक्रमण करेगा और उस परमाणविक कार्यक्रम को ध्वस्त कर देगा। ये इन दो संवादों को जोड़कर देखना जरूरी है। रईसी की रूस यात्रा और ईरान का निरंतर चला जा रहा राजनयिक संवाद अभी गतिरोध की स्थिति में है वियना में, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हैं। यदि ईरान को लगता है कि इजराइल पर अंकुश लगाने की जरूरत है तो उसे दोनों काम करने पड़ेंगे। उसे दुनिया को यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि रूस अब उसके साथ है, वो अकेला नहीं है। रूस की नीति में थोड़ा परिवर्तन ईरान के परमाणविक कार्यक्रम को बाधित करने के बारे में देखने को मिल सकता है वियना में। यहीं कहीं अगर आप देखें तो जिनेवा, वियना और ब्रसेल्स में जो वार्ताएं चल रही हैं नाटो के बीच में, रूस के बीच में, जिनमें भी गतिरोध है, तो कहीं ना कहीं एक जगह का गतिरोध तोड़ने के लिए शायद कोई रियायत, कोई समझौता दूसरे संवाद में प्रकारांतर से कर सकता है, जिसमें दोनों को, जिसे अंग्रेजी मुहावरे में कहते हैं सेविंग द फेस, भी होता रहे, इज्जत भी बची रहे, और आपको लगे कि दोनों ने उभयपक्षीय लाभ कुछ कर लिया है, कम से कम कुछ समय के लिए राहत हासिल कर ली है। जहां तक रूस का प्रश्न है, हथियारों की सौदागरी के मामले में वो भेदभाव नहीं करता। भारत को बेचता है तो पाकिस्तान को भी बेचता है, सऊदी अरब को भी बेचता है, अमीरात देशों को भी बेचता है। तो कुल मिलाकर तुर्की तक को उसने यही S-400 एंटी मिसाइल प्रक्षेपास्त्र दिए हैं। तो रूस की स्थिति इस समय सबसे अधिक सुदृढ़ नजर आती है, जो अपने राजनयिक क्रियाकलाप से, चाहे वो यूक्रेन में दबाव डालना हो या चाहे वो चीन को समर्थन देना हो हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं जो चीन, रूस, ईरान के बीच में एक सहयोग की जमीन तैयार होती नजर आ रही है, उसको भारत भी अनदेखा नहीं कर सकता। क्योंकि अमेरिकियों को खुश रखने के लालच में जितनी उतावली से भारत क्वाड्स और में हिस्सेदार बना और फिर ऑकुस से उसे बाहर रखा गया, और मध्य पूर्व में अमेरिकियों ने खुद तालिबान के साथ संवाद शुरू कर दिया था दोहा में, और भारत को उससे बाहर रखने की कोशिश तब भी की गई सफलतापूर्वक जब तेहरान में इस तरह का आयोजन हुआ था। तो अमेरिकियों के की खुशी, प्रसन्नता के चक्कर में भारत ने पहले अफगानिस्तान में जरूरत से अधिक अपने पैर पसारे, और उसके बाद जो चाबहार बंदरगाह की परियोजना थी बनाने की, उसमें देरी के कारण वहां भी चीन भारत को विस्थापित करने में सफल हो गया, और जो एकमात्र ईरान के जरिए मध्य एशियाई गणराज्यों तक और रूस तक पहुंचने का जरिया था, वो हमने अपने लिए अवरुद्ध कर दिया। और जो हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध ईरान के साथ थे, वो उनकी चर्चा करना आज व्यर्थ है। मगर जो व्यावहारिक, अति यथार्थवादी तरीके से आप सामरिक हित और आर्थिक हित सोचते हैं, तो हमने अपने तेल के आयात में भी जो कटौती की, अब तेल की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने जा रही हैं, $100 प्रति बैरल तक होने की संभावना है। तो तब क्या हम ये भरोसा कर सकते हैं कि जो अमेरिका ने हमें आश्वासन दिया था कि वो क्षतिपूर्ति करेगा, इसकी वो करता रहेगा? उस समय जब अमेरिका अपने आंतरिक राजनीति के दबावों में, चुनौतियों से बुरी तरह जूझ रहा है, सेनेट में बहुमत को लेकर आज भी चिंतित हैं बाइडेन, और वहाँ श्वेत अश्वेत, गरीब अमीर, शहरी और राज्य, संघीय व्यवस्था को लेकर जो चुनौतियां हो रही हैं, न्यायपालिका को लेकर और विधायिका को लेकर, इन सब बातों को देखते हुए, शरणार्थियों की जो बाढ़ दक्षिण से आ रही है, ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका अपने उन आश्वासनों को 100% पूरा कर सकता है, और भारत को उस स्थिति के लिए
तैयार रहना चाहिए जब हमारे इस बिल्कुल परिवेश में, पड़ोस में ईरान, रूस और चीन, जिनमें से दो हमारे आजमाए हुए मित्र रहे थे, घनिष्ठ मित्र थे, अब हमसे कुछ दूर होते नजर आ रहे हैं। और रूस जितना चीन के करीब आता है, हमको इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि कहीं रूस हम पर यह दबाव चीन के साथ समझौता करने के लिए, शांतिपूर्ण समाधान के लिए न डाले, जबकि हम ये सोच रहे हैं कि हम रूस की शायद ये कोशिश कर सकते हैं कि रूस हमारे पक्ष में चीन पर प्रभाव डाले। तो ये आने वाली परिस्थिति काफी रोचक, दिलचस्प और जटिल होने वाली है। और ये जो नई बिरादरी यहाँ एकत्र हो रही है, जिसको भारत अभी दर्शक के रूप से देख रहा है, तो क्या कोई संभावना उसमें उसके प्रवेश की या उसको प्रभावित कर सकने की है, ये सोचने लायक होगा। और अंत में एक नजर पड़ोस पर। ये थोड़ा चिंता का विषय है कि इस बार पड़ोस में, नेपाल में कुछ ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसने एक बार फिर इस बात का संकेत दिया कि इस पड़ोसी के साथ, जिसके साथ हमारे बड़े घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध निरंतर रहे हैं, भविष्य में कुछ वाद विवाद पैदा हो सकता है। ये वाद विवाद फिर उसी क्षेत्र में पैदा हुआ जो उत्तराखंड में, जहाँ काली नदी सीमा विभाजन करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विभाजन नेपाल का और भारत का। लिपुलेख, लिपियाधुरा, काला पानी वाला ये इलाका है। और ये यहीं बिल्कुल तिब्बत, जो चीन का एक प्रदेश है, अधिकृत प्रदेश है, उसके 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं। और कई बार ये आरोप लगाया जाता था, पिछली बार जब ये संकट उपजा था, नेपाल ने अपने झंडे में, मानचित्र तक में इसको जोड़ दिया था, इस इलाके को। विवाद के बाद उस झंडे को और वापस लेना पड़ा था। संविधान में एक संशोधन करके ओली साहब ने संकेत दिया था कि ये नक्शा गलत बना है और भारत ने अतिक्रमण किया है नेपाली भूमि का। अब यदि 2 देशों के बीच संबंध मधुर हैं, घनिष्ठ हैं, आत्मीय हैं, तो इस तरह के विवादों का निपटारा बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नदी अपनी धारा बदल देती है। ये ऐसा दुर्गम प्रदेश है जहाँ के मानचित्र प्रामाणिक नहीं है, जहाँ सीमा रेखा निर्धारण ठीक से नहीं हुआ है। तो ये समाधान गिव एंड टेक के आधार पर हो सकता है, लेन देन के आधार पर हो सकता है, संयुक्त नियंत्रण और प्रशासन के आधार पर हो सकता है। मगर झगड़ा तब पैदा होता है जब, पिछली बार भी कहा गया था कि इस तरह के भड़काऊ बयान देने के लिए चीन मजबूर करता है नेपाल को। और नेपाल ने जब तक ये निर्णय किया है कि वो समसामयिक की नीति का अनुसरण करेगा, चीन और भारत को बराबर दूरी पर रखेगा, भले ही चीन के साथ उसकी भौगोलिक दूरी तिब्बत वाले प्रदेश को छोड़कर हजारों किलोमीटर की हो, मगर भारत के साथ उसके विशेष संबंध जो हो वो ऐसे नहीं हो सकते हैं वो भारत का संधि मित्र हो और चीन को अपना बैरी समझता रहे। मगर तब भी लोगों का मानना है इस समसामीप्य की नीति के कारण, पॉलिसी ऑफ इक्वल डिस्टेंस के कारण, भारत और नेपाल के संबंध अमधुर होते रहे हैं। पिछले वर्ष में कई बार ये देखने को मिला कि जो नेपाल में चीन की राजदूत थी, उन्होंने कई बार हस्तक्षेप नेपाल के आंतरिक मामलों में किया। प्रधानमंत्री ओली की सुलह कराने की कोशिश प्रचंड के साथ की, 2 साम्यवादी पार्टियों को पहले एक किया और फिर कई ऐसे भारत विरोधी तत्वों को उन्होंने प्रश्रय दिया जिन्होंने बार बार भारत को ये चेतावनी दी कि उनको नेपाल के आंतरिक घटनाक्रम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत की विडंबना यह है कि भारत पूरी कोशिश करता है कि नेपाल की आंतरिक शक्ति संघर्ष में उसकी कोई हिस्सेदारी ना हो, वो बिल्कुल मौन धारण करे। मगर उसके लिए यह भी असंभव है कि जब कोई भारत विरोधी तत्व भारत के किसी शत्रु के इशारे पर नेपाल की भूमि का दुरुपयोग होने देता है भारत के सामरिक हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसको सतर्क कम से कम रहने की जरूरत होती है। जहां तक नेपाल का प्रश्न है, नेपाल को कुछ शिकायत भारत से इस कारण भी है कि भारत ने पहले तो कोविड की प्रकोप के बाद बड़े पैमाने पर वैक्सीन की सहायता देने की घोषणा की, फिर बाद में ये वैक्सीन की सहायता पहुंचाने में कोताही हुई, देरी हुई, नेपाली जाने गई। अब ये बात भारत को स्वीकार करनी होगी कि वो कई बार बड़बोलेपन में ऐसे वादे करता है जिनको पूरा करना तत्काल उसके लिए संभव नहीं होता, और जो उसके अच्छे इरादे होते हैं उसका भी बुरा असर ही उभयपक्षीय रिश्तों पर पड़ता है। तो पहली बात तो यह है कि जब नेपाल की यात्रा भारत के प्रधानमंत्री ने पहल की थी तो सद्भावना का जो माहौल बना था, उन्होंने हिंदू धर्म का नहीं बुद्ध का संदेश दिया था, युद्ध नहीं बुद्ध की बात कही थी, बड़े पैमाने पर नेपाल को आर्थिक सहायता देने की बात कही थी। उसके तत्काल बाद जब नेपाल में भूकंप आया था तो जितनी तुरंत फुरत नेपाल को सहायता, राहत सामग्री पहुंचाई गई, उससे भारत के बारे में सद्भावना बढ़ी थी। मगर ये
3-4 वर्षों में निरंतर इसका ह्रास हुआ है। इसके लिए भारत शायद जिम्मेदार पूरी तरह नहीं है, मगर नेपाल का जो आंतरिक शक्ति संघर्ष है, वो एक नवोदित जनतंत्र है, वो एक नवजात गणराज्य है। वहाँ जितने पहाड़ियों, मैदान के मधेसियों के बीच संघर्ष हैं, जातियों के बीच, जनजातियों के बीच स्वार्थों का टकराव है, जितनी विकट वहाँ समस्या बुनियादी ढांचे के निर्माण की है, जितने बड़े पैमाने पर विदेशी ताकतों ने वहाँ पूंजी निवेश आर्थिक सहायता के नाम पे किया है, जो भारत कभी नेपाल का सबसे बड़ा आर्थिक सहायता का दाता होता था, व्यापार का साझेदार होता था, वो अब पिछड़ने लगा है। वो अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो या पश्चिमी यूरोप के देशों, यूरोपीय समुदाय के देशों, इन सब का जो प्रभाव वहाँ है, उसको देखते हुए राजधानी काठमांडू में विशेषकर ये सोचना बड़ा कठिन है कि हमारे रोटी बेटी के संबंध हो, हमारी भाषा और धर्म के संबंध हो, हमारी सांस्कृतिक साझेदारी हो, ये अपनी जगह पर, मगर सामरिक हितों का टकराव हो या न हो, कोई भी तत्व ये दुष्प्रचार कर सकता है कि भारत एक स्वाधीन छोटे पड़ोसी पर कब्जा करने की, प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, जो भूमिबद्ध है। तो भारत के लिए बहुत संयमपूर्ण आचरण की जरूरत है इस समय भी, जब ओमिक्रॉन की दूसरी चपेट में नेपाल की सरकार है, और अभी भी जो साझा सरकार देउपा ने बनाई थी, वो बहुत सार्थक पहल नहीं कर सकी है आर्थिक प्रगति के लिए, या महंगाई पर काबू पाने के लिए, या ओमिक्रॉन की चपेट पे अभी काबू पाने के लिए। तो भारत के लिए ये एक चुनौती पड़ोस में आने वाले दिनों में थोड़ा सरदर्द पैदा कर सकती है। इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। संयम की जरूरत है, धीरज की जरूरत है, पर हम अपने सामरिक हितों की बलि भी नहीं दे सकते हैं निरंतर, हर बार एक तरफा रियायत कर, जिसे कहते हैं तुष्टीकरण की नीति भारत निरंतर नहीं अपना सकता है। इस बार इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और मुद्दों के साथ। इस बार के विषयों पर विचार कीजिए। जितने विश्लेषण हमने आपके साथ साझा किए हैं, उनमें से अपने विवेक के अनुसार जो आपको तर्कसंगत लगता हो उसको चुनिए, मगर जिस भी मत को आप चुनते हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आधार तर्क पर, तथ्यों पर होना चाहिए। तभी आपका उत्तर विश्लेषणात्मक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छे अंक ला सकता है। अगली बार मुलाकात तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।